इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बनों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रो और कार्बन, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना, ये हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक होते हैं जिन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमें मिलते कैसे हैं। तो हाइड्रोकार्बनों का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक, पेट्रोलियम में कार्बन के एक से लगभग कार्बन 40 परमाणुओं तक की लंबी श्रृंखला होती है। कार्बन की सिंगल श्रृंखला से लेकर एक कार्बन परमाणु की श्रृंखला से लेकर के 40 परमाणुओं तक की लंबी श्रृंखला मिलती है पेट्रोलियम में। और प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस में 80% भाग मीथेन का होता है, 10% भाग एथेन का होता है, और बाकी बचा 10% भाग में अन्य एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं और बाकी ओपन चेन कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है ना, अब बात हो गई संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्तता से ही हमें पता चल रहा है कि जो पूरी तरह से क्या हो, तृप्त हो। तो चूंकि ये क्या है, एटम है, परमाणु है, कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु कैसे संतृप्त होगा? संतृप्त होने का मतलब क्या है? उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना। कोई भी एटम सैचुरेटेड कंडीशन कैसे प्राप्त करेगा? अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अक्रिय गैस की स्थायी व्यवस्था प्राप्त करता है, अक्रिय गैस की स्थायी व्यवस्था प्राप्त करता है। तो कार्बन अक्रिय गैस की स्थायी व्यवस्था कैसे प्राप्त करेगा? जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे पूरे कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन 4 एकल बंध बना सकता है, या कार्बन 2 एकल बंध बनाए, एक द्विबंध बनाए, या मैंने बताया था कार्बन 2 द्विबंध बना सकता है, या ये बताया था कि एक एकल बंध और एक द्विबंध बनाने का है ना। तो इस तरह से कार्बन 4 कंडीशन में अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, यानी कि अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक, तो जब कार्बन अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 एकल बंध बनाता है, क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड, 4 एकल बंध से बनाता है, यानी कि कार्बन की चारों संयोजकताएं जब एकल बंधों द्वारा पूर्ण होती हैं तो हम उसे कह देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब अगर कार्बन एक द्विबंध बनाए, या दोनों द्विबंध बना दे, या एक द्विबंध बना दे, तो इस कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। मिनिमम कम से कम मैंने बताया, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो जाएगा, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था एल्केन्स। एल्केन्स यानी कि एल्केनों का सामान्य सूत्र मैंने बताया था CnH2n+2, और यहां पर यह बराबर मैंने बताया था 1 2 3 4 इस पर लिखेंगे। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एल्कीन्स आ जाते हैं और एल्काइंस आ जाते हैं। तो एल्कीन्स का सामान्य सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को CnH2n। ठीक, और एल्काइंस का सामान्य सूत्र मैंने बताया था CnH
H2n -2 मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। तो ये है एल्केन्स, ये एल्कीन्स और ये एल्काइन्स। एल्कीन्स और एल्काइन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक। एल्केन्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहला यौगिक बताया था एल्केनो में मेथेन, एक कार्बन परमाणु मिनिमम एक, n बराबर 1 ले सकते हैं। जब n बराबर 1 ले लेंगे तो सबसे पहला यौगिक जो मिलेगा C1H2 1 से 2 + 2 यानी 2 to 4 CH4 मेथेन मिलेगा। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। और मेथेन की संरचना कैसी होती है, ये मेथेन की संरचना हो जाएगी, ठीक। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं C2H6 बनेगा। n बराबर हमने 2 रख दिया, n बराबर 2 रखेंगे तो हमें अगला यौगिक C2H6 बन जाएगा। इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध है, बाकी कार्बन की 4 संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो जाएंगी। और ये हम देख रहे हैं कार्बन में 4 एकल बंध मौजूद है, इस कार्बन में भी 4 एकल बंध मौजूद है। मतलब ये भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से अगला ले लेते हैं C3H8, मतलब इसमें 3 कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे और कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करेंगे शेष हाइड्रोजन द्वारा। तो ये शेष हाइड्रोजन द्वारा हमने कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी कर दी। यहां से मैं अलग कर दूं थोड़ा सा। ये कार्बन की 4 संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूर्ण है, इस कार्बन की भी 4 संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूर्ण है, इस कार्बन की भी 4 संयोजकताएं एकल बंध द्वारा ही पूर्ण है। मतलब ये भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक। तो इस तरह से ये हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें एल्कीन्स बनना है। तो एल्कीन्स और एल्काइन्स की हालत पिछले वीडियो में मैंने दे दिया है, बता दिया है, ठीक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स देखना है। एल्कीन्स में मैंने बताया था यहां पर सामान्य फार्मूला इसका क्या है, CnH2n है। और यहां पर n बराबर हम 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 एंड पॉइंट शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन द्विबंध रहता है, एल्काइन्स में कार्बन कार्बन त्रिबंध रहता है। हां, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को कि द्विबंध और त्रिबंध किसी एक ही यौगिक में साथ में भी मिल सकते हैं। एकल बंध तो मिलेगा ही मिलेगा, द्विबंध और त्रिबंध भी किसी यौगिक में एक साथ मिल सकते हैं, ठीक। इनका नाम थोड़ा अलग अलग टाइप से लिखा जाएगा। तो IUPAC नामोक्लेचर मैं आगे दूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि उनका नाम कैसे लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि किसी एक ही यौगिक में द्विबंध और त्रिबंध दोनों साथ में मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्केन्स का पहला अणु क्या बनेगा, C2H4 बन जाएगा, जिसे हमने एथिलीन नाम दिया था। इसकी संरचना C डबल बॉन्ड C, बाकी कार्बन की 4 संयोजकता पूरी कर लो हाइड्रोजन से, ये बन गया C2H4, ठीक। 2 3 4 इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई, 2 3 4 इस कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी हो गई। अगला क्या बनेगा, C3H6, इसकी संरचना कार्बन कार्बन द्विबंध, फिर एकल बंध, आगे कार्बन की 4 संयोजकता हमें पूरी करना है। तो ये बन गया हमारा अगला यौगिक एथिलीन के बाद प्रोपीन। अब इसमें भी देखें, इस कार्बन की 4 संयोजकताएं 2 3 4 संयोजकताएं पूरी, इस कार्बन की 4 संयोजकताएं 2 3 और ये 4, इस कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी। इस तरह से ये क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, जो कि एल्कीन्स है। एक क्या है, एल्कीन्स है, ठीक है ना। अब एल्काइन्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एल्काइन्स की अलग की मैंने आप लोगों को बताया था। एल्काइन्स का सामान्य सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को, CnH2n-2 होता है। यहां भी मैंने बताया था आप लोगों को n बराबर 2 से शुरू होगा, 2 3 4 है, पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। एल्काइन्स में मैंने बताया आप लोगों को
चार संयोजकता इस कार्बन की भी पूरी होगी। अगला क्या बन जाएगा C3H4, जिसे हम मेथिल एसिटिलीन भी कह देते हैं, मेथिल एसिटिलीन। इसकी संरचना एक कार्बन कार्बन त्रिबंध, बाकी सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे और कार्बन की चार संयोजकता पूरी कर देंगे। ये बन गया मेथिल एसिटिलीन। इस कार्बन की 3 और 1 4 संयोजकता पूरी, इस कार्बन की 3 और 1 4 संयोजकता पूरी, इस कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी होगी। ठीक, तो इस तरह से ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बनों की सामान्य जानकारी हमें मिल गई है। अब हाइड्रोकार्बनों की जानकारी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इन कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाएगा ये जानना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होगा उसका नाम हम दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक, उसका नाम कैसे लिखेंगे? दो प्रकार से। एक तो कोई यौगिक कहां से प्राप्त हुआ, कैसे बनाया गया, किस स्रोत से प्राप्त हुआ है ना, उसके आधार पर हम कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो चूंकि कार्बनिक यौगिकों के केवल एक ही स्रोत नहीं है, मुख्य स्रोत तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मैंने बताया, हाइड्रोकार्बनों का प्रमुख स्रोत, लेकिन केवल वही नहीं है, इन यौगिकों को हम किसी और मेथड से भी बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चूंकि अन्य मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए जिस हिसाब से प्राप्त किए जाते हैं, जिस स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, उसके आधार पर भी इनके स्थानीय नाम को हम लोग रख देते हैं। ठीक, लेकिन ये स्थानीय नाम केवल एक विशेष जगह के लिए ही प्रचलित होते हैं। इससे दूसरे लोगों को उस यौगिक के बारे में पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी, इसलिए हमें एक ऐसे नाम की जरूरत पड़ेगी जो कि हर जगह सामान्य रूप से यूज किया जाता है। तो इसके लिए IUPAC की बैठक हुई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनकी बैठक हुई और बैठक के थ्रू ये डिसीजन लिया गया कि कार्बनिक यौगिकों का नाम एक विशेष सिस्टम में लिखा जाएगा, एक विशेष पद्धति में लिखा जाएगा और उसके लिखने का एक तरीका होगा और यह सब जगह चलेगा। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ, विश्व का पूरा संघ बैठक हुई और ये डिसीजन लिया कि एक विशेष क्रम में, एक विशेष सिस्टम में यौगिकों के नाम लिखने हैं। ठीक, और इन यौगिकों के नाम चूंकि एक समान रूप से लिखे जाएंगे, जिससे सभी को पता रहेगा कि यह इस यौगिक के लिए ही यह नाम प्रयुक्त होगा, किसी दूसरे यौगिक के लिए यह नाम प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक, तो जो IUPAC नाम लिखने की विधि है, चूंकि हमारे सिलेबस में यही है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, वो हमें पढ़ना है 10th में। ठीक, तो ये जो IUPAC नाम लिखे जाने हैं, इनको लिखने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कुछ समूहों के बारे में, क्योंकि IUPAC नाम उन समूह विशेष के आधार पर ही लिखा जाता है। जो IUPAC नाम लिखे जाते हैं समूह विशेष के आधार पर लिखे जाते हैं, तो थोड़ा सा उन समूह विशेष के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा, हमें एल्किल समूह पहले जानना है, या जान लेते हैं पहले समूह या मूलक। समूह या मूलक, ग्रुप आर रेडिकल्स, ग्रुप आर रेडिकल्स अंग्रेजी में लिखेंगे। तो समूह या मूलक क्या होते हैं ये जान लेना थोड़ा सा। हम कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लें, उस कार्बनिक यौगिक की जो संरचना होगी, हालांकि संरचना जटिल होती है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, कार्बनिक यौगिकों की संरचना जटिल होती है, ठीक है ना, फिर भी संरचना हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम कार्बनिक यौगिकों के गुणों को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक, तो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को पहचानने के लिए हमें उनकी संरचना जानना जरूरी है, ठीक है ना। बात हो रही है समूह या मूलक यानी ग्रुप या रेडिकल्स की, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लें, उसकी संरचना देखने पर हम उसे कम से कम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लें यौगिक CH3OH, इसको हम मेथिल एल्कोहल कहते हैं, साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल। ठीक, इसमें देखिए हमें दो समूह मिलेंगे, एक तो ये यहां से यहां तक कार्बन श्रृंखला मिल रही है, दूसरा एक ये समूह अलग मिल रहा है।
जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसकी संरचना बना देते हैं। यहां पर देख रहे हैं, इसको आप लोग देखने पर 3 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक, मुख्य रूप से हमें 2 भागों पर विभाजित करना है। मेन गलत थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहां पर ऑक्सीजन आएगा, द्वि बंध रहेगा। ठीक, हाँ, अब इसको हम देख रहे हैं, हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक नजर डालें तो एक भाग ये दिख रहा है, दूसरा भाग ये दिख रहा है, तीसरा भाग ये दिख रहा है। इस तरह से हमें लगभग 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से हम इसे अभी 2 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक, तो 2 भागों में विभाजित करने पर एक भाग हमें ये दिख रहा है, एक भाग ये दिख रहा है। ठीक, इसी तरह से एथिल को हम भी ले लेते हैं। एथिल एल्कोहल अणु शुद्ध होता है C2H5OH, संरचना बनेगी C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और कार्बन की 4 समूहता पूरी करेंगे। ये कार्बन की 4 समूहता हम लोगों ने पूरी कर दी। यहां से ये देख रहे हैं हम लोग, एक हमें ये समूह दिख रहा है, एक ये समूह दिख रहा है। इस तरह से हमें मिनिमम 2 समूह तो मिल ही रहे हैं, है ना। ठीक, मतलब 2 भाग मिल रहे हैं। इन दोनों अलग-अलग भागों को हम क्या कह देते हैं, समूह कह देते हैं, या ग्रुप कह देते हैं, या रेडिकल कह देते हैं। तो एक तो हमें ये ग्रुप मिला करेगा इस टाइप का मतलब लगभग एल्केन से मिलता जुलता। किससे मिलता जुलता? लगभग एल्केन से मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है ना। तो जो लगभग एल्केन से मिलता जुलता ग्रुप होता है, किससे मिलता जुलता? एल्केनों से मिलता जुलता जो ग्रुप होता है, उसे हम कह देते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। ठीक, एल्किल समूह। ठीक है ना। तो अब एल्किल समूह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एल्किल समूह बनेगा कैसे। अब इसकी जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। हाँ, ये जो दूसरा समूह होता है, ये मुख्य होता है। ये क्या होता है? मुख्य रूप से इसी के बारे में हमें जानना है। ये तो सामान्य रूप से एल्किल समूह मिल रहा है। एक मैंने बताया आप लोगों को क्या मिल रहा है, सामान्य रूप से एल्किल समूह मिल रहा है। एक दूसरा समूह मिलेगा जो मुख्य समूह होगा। जो मुख्य समूह होगा उस समूह को हम क्या कह देते हैं? क्रियात्मक समूह। उसे हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कह देंगे। एक तो एल्किल समूह मिल गया, दूसरा क्रियात्मक समूह मिल गया। एल्किल समूह, क्रियात्मक समूह, एल्किल समूह, क्रियात्मक समूह, इस तरह से हमें मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये जो क्रियात्मक समूह होता है, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित ऐसा समूह होता है जो उस कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? रासायनिक गुणों को कह सकते हैं, निर्धारित करता है। ठीक, यानी कि इस यौगिक के गुणों को ये समूह निर्धारित करेगा, इस यौगिक के गुणों को ये C-OH समूह निर्धारित करेगा, इस यौगिक के गुणों को भी ये समूह ही निर्धारित कर रहा है। ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे, मैं आप लोगों को सामान्य जानकारी दे रहा हूं। ठीक, तो ये क्या हो गए? ये क्रियात्मक समूह हो गया और ये हो गया एल्किल समूह। ठीक, दोनों समूह आप लोगों ने जान लिए। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जो उस यौगिक के गुणों को, रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक, और दूसरा होता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह कैसे बनता है, समझ लेना है। एल्किल समूह कैसे बनेगा? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर, क्या करने पर? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर संगत एल्किल समूह मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मेथेन CH4, ये हो गया, हमें एल्केन का नाम मिल रहा है। यहां पर एल्केन का नाम लिखूंगा और इधर एल्किल समूह। ठीक, तो एल्केन हो गया, मेथेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचेगा क्या? CH3। तो CH3 को हम क्या कहेंगे? मेथिल समूह। एल्किल उसी की तरह नाम करेंगे, एल्किल की तरह, है ना, इल, है ना। तो मेथेन से मेथिल, इसी तरह से C2H6 एथेन होता है, एथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C2H5 बचेगा और इसे क्या कह देंगे? एथिल समूह कह देंगे। इसी तरह से C3H8 प्रोपेन
अगर ये है तो मेथिल शब्द जोड़ना है, ये है तो एथिल शब्द जोड़ना है, ये है तो प्रोपिल शब्द जोड़ना है। तो इसमें से हमने एल्किल समूह जान लिया। एल्किल समूह क्या होता है? एल्केनों से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर संगत एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? अब आती है बात क्रियात्मक समूह की। तो मैंने बताया क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जो उस यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है ना? यदि कुछ कार्बनिक यौगिकों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके गुण लगभग क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे, क्योंकि उनमें हर एक में क्या है? एक समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है ना? तो कुछ क्रियात्मक समूहों का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, आज यहीं तक रखूंगा। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को क्रम से देखेंगे। ठीक है?